गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग हाउ आर यू सर? हाँ ठीक है। हम लोग डीपी के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। इसके बाद भी बहुत लोगों का डीपी जो है वो हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तुम लोग फोर्थ सेमेस्टर में हो, मतलब सेकेंड ईयर में आ चुके हो, सेकेंड ईयर खत्म होने वाला तुम्हारा। और ये छोटा छोटा चीज अगर तुम लोग नहीं समझोगे तो कैसे होगा। जैसे देखो B1 रोल नंबर 6, फिर है तुम्हारा B2 38, B1 का रोल नंबर 1, B1 31, फिर B2 का 21, 33 B1 का, B1 का 10, B2 का 43। ये तुम लोग अपना एक, अब आजकल तो कैमरा स्टूडियो जाने का तो जरूरत है नहीं। ये स्टूडियो जा रहे हैं, फोटो साफ करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सेल्फी लेना है, लगा देना है। ठीक है, ये छोटा छोटा सा है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम तुमको बोलेंगे, बहुत छोटा छोटा काम है। और वो भी तुम लोग ओबे नहीं करोगे तो थोड़ा सा, वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए थोड़ा ही है। जो हम कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए कि मेरी बात आ रही है तुम लोग को? यस सर। यस सर, यस सर। तो जिनका जिनका नाम लिए हैं कम से कम बोलो तो भी सर कर देंगे। यस सर, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हाँ यही बात बोल रहे। चलो ओके, तो हम लोग ईयर मॉडल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ईयर डायग्राम के बारे में पढ़े थे। और ये पढ़े थे कि एंटिटी, पीडीएफ नहीं कर रहे, पीडीएफ डाल दीजिएगा, बहुत छूट गया लिखना। क्या बोल रहे हो सर? पीडीएफ डाल दीजिएगा, बहुत दिन से छूट गया है पीडीएफ। अच्छा, तो हम बहुत दिन से क्लास भी कहाँ ले रहे थे। क्लास जो हमको लगता है कि तुम्हारा जो पीडीएफ जो भी भेजना है वो ईयर मॉडल ही है, इससे पहले वाला सब भेजा जा चुका है आई थिंक। हाँ, वो वहां तक लिखा हुआ है, बस ये वाला पीडीएफ वाला हाँ भेज तो ये दीजिएगा तो चलिए भेज देंगे। ठीक है, ईयर मॉडल एक तरीका है जिसमें हम एंटिटी और रिलेशनशिप को एक डायग्राम के तरीके से हम डिजाइन करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से जब हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो वो प्रोग्राम हम लोग जैसे अभी प्रैक्टिस में जब सीखते हैं उस समय क्या करते हैं, तो सीधे प्रोग्राम उठाते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो मॉडल बनाया जाता है, उसका डेटा फ्लो डायग्राम बनाया जाता है पूरा का पूरा, ताकि हमको सब पता रहे कि कहाँ कहाँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे जाके अटक जाएंगे। ठीक है, तो हमको फ्रेंड्स म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो। तो हमको ठीक उसी तरह से जैसे डेटा फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, कहाँ इनपुट ले रहे हैं, कहाँ इफ लगा रहे हैं, कहाँ लूप कर रहे हैं, हम लोग एक फ्लो डायग्राम बनाते थे, एल्गोरिथम लिखते थे, तब हम लोग उसको कन्वर्ट करते थे। इससे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका बचत होता था और हमको पहले ही पता चल जाता था कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो हमको फर्स्ट इनिंग में ही हम उसको कवर कर लेते थे। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से ईयर डायग्राम भी है, हमको कहीं पे जाना है और वहाँ पे हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम एकदम जैसा जैसा हम लोग को एल्गोरिथम दिया गया है वैसा वैसा काम करेंगे। पहला है कि हमको एंटिटी को फाइंड आउट करना है कि उस सिस्टम में कौन कौन सा एंटिटी है, और जब एंटिटी फाइंड आउट हो जाएगा तब उस एंटिटी का वो
एट्रीब्यूट हम लोग को सिलेक्ट करना है जिसको हमको डेटाबेस में जगह देना है, ठीक है। और जब हम एक एक एंटिटी का बात करो, एक एक एंटिटी उसका सारा एट्रीब्यूट हमको पता चल गया, ठीक है। वैसा वैसा 10 एंटिटी है। अब हम दो एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। एंटिटी और उसका एट्रीब्यूट, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब एंटिटी के बीच में हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, क्योंकि हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। और रिलेशनल डेटाबेस जो हम लोग देखे हैं कि दो अलग अलग डोमेन के बीच में, दो अलग अलग सेट के बीच में जैसे रिलेशन स्टैब्लिश किए थे, एग्जैक्टली वही काम हम करेंगे अलग अलग एंटिटी के बीच में, ठीक है। और जब सारा का सारा हम एंटिटी, हर दो एंटिटी के बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देंगे, तो हम कहेंगे कि मेरा ईआर डायग्राम बन गया। अब उस ईआर डायग्राम को सीधे हमको नेक्स्ट टीम को पकड़ा देना है कि भैया देखो ये ईआर डायग्राम है और इसके हिसाब से आप डेटाबेस क्रिएट कर दीजिए। तो डेटाबेस क्रिएट करने का काम कौन करेगा? टेक्निकल टीम करेगा। लेकिन ईआर डायग्राम का काम जो है वो नॉन टेक्निकल टीम भी कर सकता है, उसमें टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। ये हम लोग एट्रीब्यूट का टाइप देखे थे, सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बीच में हैंड रेज करके सवाल करना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप हमको ये देखना था कि हमको 4 तरह का रिलेशनशिप मिला था, जिसको हम लोग कार्डिनलिटी रेशियो या पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट बोलते थे। 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। दो सेट है या दो एंटिटी है, दो एंटिटी में हर एलिमेंट, या ऐसा बोलो कि एंटिटी सेट का हर एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के हर एंटिटी के साथ कैसे एसोसिएट कर रहा है, उसी को ये डिस्क्राइब करता है। 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ठीक है। तो हम जब इसकी बात करेंगे, कार्डिनलिटी की बात करेंगे, तो उसमें 3 कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि उस रिलेशनशिप का नाम क्या है, डिग्री कितनी है और उसका पार्टिसिपेशन कंस्टेंट कैसा है, ठीक है। हमको लगता है ये वाला भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा जो शेप दिया गया है वो फिक्स है, हर चीज को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। रेक्टेंगल से एंटिटी करेंगे, एप्लिस बना के एट्रीब्यूट कर देंगे, डायमेंशनलाइजेशन करेंगे, लाइन से हम या तो एट्रीब्यूट दिखाएंगे या तो रिलेशन दिखाएंगे। डबल एप्लिस बना देंगे तो समझो कि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डिस्प्ले करा रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर डैश 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 करके अगर एम्प्लेट बनाएंगे तो डिराइव एट्रीब्यूट हो जाएगा। डबल रेक्टेंगल से वीक एंटिटी और डबल लाइन से टोटल पार्टिसिपेशन हम शो करेंगे। ये था हमारा बाइनरी रिलेशनशिप, बाइनरी, जिसमें कि दो एंटिटी को हम रिलेट कर रहे थे। दो बाइनरी, 3 हो जाएगा तो टर्नरी, 4 हो जाएगा तो क्वाडर्नरी, ठीक है। और जब उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम बोलते हैं एन एरी। एन मतलब नंबर ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ एंटिटी इन द रिलेशनशिप, ठीक है। ये हम लोग थियोरेटिकली ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन हमको तो बना के उसको मढ़वा के दीवार पे तो टांगना नहीं है, यह डायग्राम को हमको डेटाबेस में कन्वर्ट करना है। और इन प्रैक्टिस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हम लोग जब यह डायग्राम बनाते हैं तो यह डायग्राम को इतना इजी रखते हैं कि हम उसको आराम से कन्वर्ट कर दें डेटाबेस में, ठीक है। तो एन एरी इस तरह का सिचुएशन बहुत कम ही आता है, ठीक है। 2 से 3 में हम लोग बाइनरी और टर्नरी में ही काम फिनिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका कन्वर्सन आसान होता है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग 1 to 1 क्या है। 1 to 1 जैसे देखो, एक ये डोमेन है या बोलो सेट है, ये दूसरा सेट है। इस सेट का हर एलिमेंट, एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के एट मोस्ट एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट करेगा। एट मोस्ट कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा तो कम से कम क्या, कम से कम मतलब 0। हम ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं, कम से कम की बात नहीं कर रहे हैं। तो when each entity of the one entity set mapped to at most one entity of another entity set, then it is called 1 to 1 relationship, ठीक है। अब
इसको समझते हैं कि लास्ट वाला लाइन बताएंगे। ऐसा समझो कि जितने इंडियन सिटीजन हैं सब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सबको पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट से दो नहीं मिल सकता, या आधार कार्ड की बात भी कर सकते हैं हम लोग। आधार कार्ड दो नहीं हो सकता है नियम तक, तो हम पैन कार्ड भी दो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो I1, I2, I3, I4 एंड I5 ये हम 5 लिए इंडियन सिटीजन, और ये पासपोर्ट है P1, P2, P3, P4, P5। तो I1 को जो पासपोर्ट मिला वो P1 मिला, I2 को जो मिला P2 मिला। तो ऐसे I1 को, अगर I1 के पास दो पासपोर्ट होता, P1 भी होता और P2 भी होता, तब ये 1 to 1 नहीं होता। 1 to 1 नहीं होता। 1 to 1 कहने का मतलब इस एलिमेंट का, इस एंटिटी सेट का एक एलिमेंट इस एंटिटी सेट के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है एट मोस्ट, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि क्या पूरे इंडियन सिटीजन के पास पासपोर्ट है? तुम सब लोग के पास पासपोर्ट है क्या? नो सर। नहीं है? नहीं है ना? ओके। और पासपोर्ट कंपनी के पास जितना पासपोर्ट है, जितना पासपोर्ट नंबर है, सब अलॉट हो चुका है क्या? कुछ ना कुछ तो बचा कर रखा होगा ना, कि अगला जो रिक्वेस्ट आएगा उसको हम देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन सिटीजन में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनको पासपोर्ट नहीं मिला होगा, मतलब वो मैप नहीं बनेगा। और पासपोर्ट कंपनी के पास भी ऐसे बहुत सारे पासपोर्ट होंगे जो वेटिंग में होंगे कि कोई अप्लाई करे तो उसको ये इशू करा जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है। In 1 to 1, it is not mandatory to each entity is mapped to another entity. When none item is mapped to also valid. हम ये कह रहे हैं कि ये 3 मिल गया, ये 2 को अभी तक इशू नहीं हुआ था, ये 2 रखा हुआ था कि दोनों अप्लाई करेगा तो इसको हम दे देंगे। तो इसी को बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। इस एंटिटी सेट का हर एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। और ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, ध्यान देना। हम लोग यहाँ पे एटमोस्ट कहते हैं, एटमोस्ट एक। तो ये एटमोस्ट एक बनाया, ये मिनिमम है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, तो मिनिमम 0, माइनस में तो होगा नहीं, ठीक है। यहां तक भी कहा जाता है कि दो एंटिटी सेट अगर दोनों में से एक भी एसोसिएशन नहीं बन रहा है तब भी हम इसको 1 to 1 मानेंगे, अगर 1 to 1 बोला जा रहा है तो। अगर दो एंटिटी सेट के बीच 1 to 1 रिलेशन है और एक भी एसोसिएशन क्रिएटेड नहीं है, फिर भी वैलिड है। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है सबको ना? नहीं समझ में आएगा तो पूछना। यस सर, आ रहा है समझ में सर। बहुत बढ़िया, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। अच्छा, 1 to many, 1 to many की बात करते हैं। 1 to many सिंपल, 1 to 1 था तो 1 to many है। अगर एक एंटिटी सेट का, किसी एक एंटिटी सेट का कोई एक एंटिटी को उठा लो, कोई एक एंटिटी को उठा लो, अगर वो एटमोस्ट एक से ज्यादा एंटिटी के साथ अगर एसोसिएट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे 1 to many। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जब 1 to 1 हम बना रहे थे, 1 to 1 बना रहे थे, तो ये डायमंड शेप में हम दिखा रहे थे रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इधर इधर कुछ लिखा गया नहीं था, मतलब अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 to 1 मानेंगे। कई जगह 1 1 लिख भी देता है लोग, इसकी आवश्यकता वैसे नहीं है। लेकिन हम 1 to many का बात करते हैं तो जिधर का 1 एलिमेंट तो उधर 1 लिख देते हैं, और जिधर का मेनी एलिमेंट के साथ है, 1 more than 1 एलिमेंट के साथ एटमोस्ट अगर वो एसोसिएट होने वाला है तो उधर पे हम लोग m या n लिख देते हैं, ठीक है। 1 to नंबर n, मतलब ये वेरिएबल जैसा हो रहा है, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, ऐसा करके होगा। पुराने ऑथर के किताब में 1 to many दिखाने के लिए ऐसा भी दिखाया गया है। 1 to n नहीं लिखेंगे, ये बना देंगे और इसके नीचे एक लाइन खींच के मेनी की तरफ स्टार बना देंगे,
मेनी की तरफ स्टार बना देंगे तो भी हम इसको वन टू मेनी समझेंगे। वैसे अभी के टाइम पे हम लोग यही यूज करते हैं वन टू एन इंडस्ट्री में भी हम लोग ऐसा यूज करते थे, इधर वन इधर एन लिखे तो बोलते थे वन टू मेनी का रिलेशन बन गया। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, कभी अगर ऐसा दिया जाए तो समझ लेना कि वन टू मेनी दिखा रहा है, स्टार जो होगा वो हमेशा मेनी की तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग वहां बात किए थे कि एटमोस्ट एक रिलेशन होगा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एटमोस्ट एन इंटिटी के साथ रिलेट करेगा। एन मतलब एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। एन मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉय है और फोन नंबर है, एम्प्लॉय हैज फोन नंबर और एक एम्प्लॉय के पास मेनी फोन नंबर हो सकता है। तो अगर मान लो हम एम्प्लॉय का डोमेन बनाते हैं E1, E2, E3, E4 और फोन नंबर का एक डोमेन बनाते हैं, सेट बनाते हैं मतलब P2, P1, P2, P3, P4, अगर हम मैप कर रहे हैं E1 के पास 2 फोन है P1 और P2, E3 के पास भी 2 फोन है P3 एंड P4, E2 और E4 के पास कोई फोन नहीं है, E2 और E4 के पास कोई फोन नहीं है, मतलब इसके पास ये 0 एसोसिएशन में है। तो क्या ये वैलिड वन टू मेनी है कि नहीं है? है सर। है। क्यों? क्योंकि सर। एट मोस्ट हम बात कर रहे हैं एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें अगर कोई एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है दैट इज आल्सो वैलिड। ठीक है, बिकॉज हम दो एंटिटी में सारा का सारा एलिमेंट को एक साथ हम नहीं रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है कुछ इन ड्यू कोर्स एसोसिएट होने वाला हो। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया मेरा, वन टू मेनी हो गया। अगर इसी को हम पलट दें, इस लेफ्ट साइड वाला मेनी हो जाए, इधर वन हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं मेनी टू वन, मेनी टू वन, मेनी टू वन। हाँ राहुल, कुछ बोले क्या? यस सर, एक क्वेश्चन है। हाँ यस सर, वन टू मैनी में अगर राइट साइड में कोई ब्लैंक रह गया तो वो वैलिड है या नहीं? राइट साइड में ब्लैंक? यस सर, मतलब जैसे P4 मेरा किसी के साथ अलॉट नहीं हुआ है, तो ये मेरा वैलिड रहेगा या इनवैलिड कहलाएगा? मतलब P4 किसी के साथ वैलिड नहीं है। अच्छा Yes, ये sir. वाला, हाँ हाँ सुनो, तो इसमें हम ये कह रहे थे कि हम लोग अगर फोन नंबर का डोमेन है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा फोन नंबर कंपनी इशू की हो जो किसी को की ही नहीं हो? पहला बात तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो आज हम जियो के पास जाएं तो सबके पास जियो का नंबर नहीं है, और जियो के पास जितना नंबर है सब अलॉट नहीं कर चुका है, कुछ ना कुछ नंबर उसके पास वैकेंट होगा कि कल के डेट में अगर तुम रिक्वेस्ट करो तो तुमको नंबर मिले। तो यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे P5 हो जो अभी किसी को अलॉट ना हुआ हो, जो किसी को अलॉट अभी नहीं हुआ हो, अलॉट होने वाला हो। तो डोमेन का हर एलिमेंट एसोसिएटेड हो आवश्यक नहीं है, दैट इज नॉट नीडेड। ठीक है, ओके सर। ये हो गया। अब इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं, पहले वाला था वन और इधर था मेनी, और हम अब उलट दिए, मेनी को इधर कर दिए, वन को इधर कर दिए। ठीक है, द रिलेशन जो भी हम बात कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। तो मेनी टू वन मतलब अब लेफ्ट वाला जो होगा उसका एक एंटिटी, मतलब मेनी एंटिटी राइट वाले के एक एंटिटी के साथ एसोसिएट करेगा, रिलेशन में रहेगा। ठीक है, तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ वन टू मेनी while when n entity of one entity is mapped to the at most one entity of the another entity set, then it is called many to one relationship। हम लोग अगेन वही बात कर रहे हैं कि अगर एक एंटिटी का एक से ज्यादा, एक एंटिटी एट मोस्ट अगर एसोसिएट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे मेनी टू वन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एरो देखो, मेनी की तरफ स्टार, मेनी की तरफ स्टार, एक तो तरीका ये हो गया पुराना वाला। सर नया, सर स्टार है सो मेनी को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। हाँ यस,
हम जो स्टार लगा Okay, दे रहे हैं, तो अगर जिस एंटिटी की तरफ स्टार है, समझो कि उधर m या n है और इधर 1 होगा। मेनी टू मेनी बनाएंगे इसके बाद, तो दोनों तरफ स्टार लगा देंगे, दोनों मेनी मेनी हो जाएगा, ठीक है ना। कभी अगर ऐसा कुछ सवाल हो तो समझना कि जिधर स्टार लगा हुआ है उस एंटिटी को हम मेनी दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो C3 और C4 एक एसोसिएशन बना रहा है। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा मेनी ही बनाए, सारा का सारा मेनी ही बनाए। एटमोस्ट वन एंटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, एटमोस्ट वन एंटिटी की बात कर रहे हैं, और ज्यादा इससे क्या बोल रहे थे, हाँ, ये इस एंटिटी का एक से ज्यादा एंटिटी, मेनी एंटिटी एटमोस्ट एक एंटिटी के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं मेनी टू वन, ठीक है। ऐसा समझो। अच्छा, तुमसे सवाल करते हैं, अगर हम ऐसा भी बोले तो टीचर और हेलो स्टूडेंट, सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सचिन पूछो। यस सर, कह रहे हैं सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, इधर मेनी, इधर मेनी हो, ओनर ऑफ मेनी हो, और कार एक हो, ओनर मेनी हो, यस सर, ये ज्यादा ओनर तो बेटर है। ऑनर एक कार का दो मालिक, यस सर, जैसे यस कोई सर, कंपनी का सर यस दो पार्टनर शेयर है में सर। नहीं खरीदता है सर, एक कार का पार्टनर दो मालिक, मतलब हम इधर C1 रखेंगे और दो C1 को दो लोग यस से कनेक्ट करेंगे, ऐसा बता रहे हो। यस सर, मतलब यस C1 का मालिक P1 भी है और जो P2 भी बैंक है। अकाउंट में, P2 भी है, यस बैंक सर। अकाउंट में वन ज्वाइंट टू मैनी हो गया। अकाउंट एग्जैक्टली, नहीं हाँ, खुलता हो है सकता सर, है, बैंक बिल्कुल हो अकाउंट सकता है। तो ये मेरा वन टू मेनी हो जाएगा, वन टू मेनी हो जाएगा। मान लो कि ज्वाइंट अकाउंट है, कोई अकाउंट अभी कोई बोल रहा था अभी, तो अकाउंट है, दो ऑनर है, तो इधर वन है और उसका राइट साइड में मेनी एट्रीब्यूट के साथ, मेनी एंटिटी के साथ अगर हम रिलेशन है, तो ये मेरा वन टू मेनी हो गया, है ना। एक इधर और एक इधर, स्ट्रिक्टली एक से ज्यादा नहीं, तो वन टू वन। टू वन जीरो है तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा एसोसिएट नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग पैन नंबर और आधार कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बात कर रहे हैं। तो वन इधर और वन इधर एटमोस्ट, तो वन हो गया, वन टू वन हो गया। सॉरी, अगर इधर का हम वन ले रहे हैं और इधर वन से ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, One to एन ले many. रहे हैं, ठीक है, एन बराबर 0 टू कोई भी फाइनाइट नंबर ले लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन टू मेनी, ठीक है। वहां 1 to 0 भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा एंटिटी भी हो सकता है जो एसोसिएट किसी से ना हो, कोई ऐसा एंटिटी हो सकता है जो किसी एक से एसोसिएट हो, कोई ऐसा एंटिटी हो सकता है वो दो से एसोसिएट हो, ठीक है। तो वो हमारा वन टू मेनी हो जाएगा, वन टू मेनी कैटेगरी का होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम कह रहे हैं क्या कि इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में जो एंटिटी है, उसका एक एंटिटी, उसका एक यहाँ का मल्टीपल एंटिटी, मतलब वन टू मेनी को जस्ट अपोजिट कर दिया, इधर का मल्टीपल उधर एक से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे तुम वहां बोल रहे थे कि एक कार का दो ऑनर, एक कार का दो ऑनर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ओनर का दो कार है, एक ओनर का दो कार है, ठीक है। सपोज करो कि हम कहीं हम काम करते हैं, वहां पे पार्किंग फ्री है सारे स्टाफ के लिए, सारे स्टाफ के लिए पार्किंग फ्री है और बहुत ऑटोमेटेड सिस्टम लगा हुआ है। आप जब जाइएगा तो बारकोड लगा हुआ है आपके नंबर प्लेट के साथ, और नंबर स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद वो देख लेगा कि भाई ये हमारे कंपनी के स्टाफ हैं और आपको रोका नहीं जाएगा पैसा के लिए, आप जाके लगा दीजिएगा। मेरे पास 4 कार है, सपोज करो मेरे पास 4 कार है, भगवान करे हो 4 कार है, तो हम कभी भी किसी कार से जा सकते हैं, है ना। दिल्ली में होंगे तो और इवन लगा होगा, तो कभी इससे जाएंगे कभी उससे जाएंगे। ये चारों कार का डिटेल मेरे कंपनी में रहेगा। अगर वो चारों कार में से कोई कार हम लेके जाएंगे, स्कैन करके बताएगा कि कुछ कार आए हैं, ठीक है। तो अगर वैसा हमको डेटाबेस बनाना है कि सारे एम्प्लॉय और सारा कार, तो दो एंटिटी होगा, एक तो एम्प्लॉय का एंटिटी होगा, एक कार का एंटिटी होगा, और हमको डेटाबेस में सारे एम्प्लॉय का सारा गाड़ी हमको डेटाबेस में रखना है। तो हम उसको जो मैप करेंगे तो कैसे करेंगे, एम्प्लॉय E1, उसके पास 4 कार है, 4 कार, ठीक है। ऐसा भी एम्प्लॉय हो सकता है जिसके पास कोई कार ना हो, है ना, हो सकता है ना कि वो
उसके पास कोई कार नहीं हो तो वो एम्प्टी रहेगा, उसके साथ कोई फ्री का एसोसिएशन कार हो सकता है, ये तो बोलो मतलब कोई ऐसा कार जिसका कोई ओनर ही ना हो। नहीं, इस सिचुएशन में वो कार नहीं होगा। इस सिचुएशन में तो यहाँ क्योंकि पे हमारे C5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे बता रहे हैं, सुनो, इससे में क्या होगा कि हमारे डेटाबेस में सारा का सारा कार किसी न किसी एम्प्लॉय के लिए है। हमारे डेटाबेस में ऐसा कौन सा कार होगा जो किसी एम्प्लॉय का नहीं होगा, वैसा कौन सा कार होगा जो किसी एम्प्लॉय का नहीं होगा, तो वैसा सिचुएशन हमको नहीं आएगा। इस कंडीशन में वो टोटल पार्टिसिपेशन वाला बात आ जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन वाला बात आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे यहाँ ऐसे एम्प्लॉय हों जिनके पास कोई कार ना हो, लेकिन हमारे डेटाबेस में ऐसा कोई कार का एंट्री कैसे होगा जो किसी एम्प्लॉय का नहीं होगा, बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेनी टू वन। इसके बाद जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो होता है, हम लोग को जो डेटाबेस कन्वर्शन में जो सबसे कॉम्प्लेक्स लगता है वैसा नहीं, बहुत आसान है ये, वो है मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में दो एंटिटी की बात करेंगे और दो एंटिटी में हर एंटिटी एन एंटिटी के साथ कनेक्शन में रहेगा, एन एंटिटी के साथ कनेक्शन रहेगा और एन का वैल्यू तुमको पता है, 0 भी हो सकता है और 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो many to many, when m entity of one entity set is mapped with the n entity of the another entity set, this is called many to many relationship। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखो एरो बनाए हैं, दोनों तरफ स्टार बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ 1 गलत लिखा गया है जी, यहाँ m लिखा जाएगा, यहाँ m लिखा जाएगा, m to n, ओके। तो इसको में करेक्ट कर ही देते हैं तो रह जाएगा फिर। ठीक है, m to n ये रहेगा, ओके। यहाँ पे हम लेते हैं मान लो टीचर और स्टूडेंट। अगर कोचिंग क्लास की बात करो तो एक टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर से मल्टीपल स्टूडेंट, ये किस तरह का रिलेशनशिप होगा बताओ? 1 to many। 1 to many। अगर कॉलेज की बात करें जहाँ मल्टीपल टीचर हैं, मेनी टीचर हैं और मेनी बैचेज, मेनी स्टूडेंट हैं, मेनी तो टू यहाँ मेनी हो जाएगा। मेनी टू मेनी हो जाएगा। यहाँ पे ये E1 टीचर P1 को भी पढ़ा रहे हैं, P2 भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेनी टू मेनी मतलब एक एंटिटी सेट का एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के मल्टीपल एंटिटी से या बोलो n एंटिटी के साथ अगर एसोसिएशन में है तो हम बोलेंगे मेनी टू मेनी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेनी टू मेनी। और जो ये सर कुछ समझ में नहीं आया सर। कौन सा नहीं समझ में आया सर? E कनेक्टेड है P1 से, फिर P1 कनेक्टेड है E3 से। अच्छा देखो, मेनी टू मेनी है सर इसमें, हाँ बट अलग अलग एंटिटी से कनेक्टेड है ना सर? हाँ बता रहे हैं। तो अब देखो जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मेरा एंटिटी टीचर में T1 रख लेते हैं हम लोग, T1, और पूरे सिमज में जितने टीचर हैं सबका एक एंटिटी सेट बनाओ, ठीक। उसमें T1 हम हैं, तुम लोग टोटल मिला के 100 स्टूडेंट हो। अगर हम पूरा का पूरा BCA 4 सेमेस्टर है कि डोमेन बनाते हैं तो T1 का लिंक सबके साथ बनेगा, 100 के साथ, यस और नो? बनेगा सर, बनेगा, ठीक है। अब मेरे बाद किन का क्लास होगा तुम्हारे में बताओ? T2 टीचर का, मुरली suppose मनोहर करो, सर का। ठीक है। तो सपोज करो T2, तो T2 का भी लिंक 100 से बनेगा ना। तो अगर मान लो रोल नंबर 1 जो है, रोल नंबर 1 है, उसको हम बोलते हैं S1,
तो S1 का लिंक T1 से भी है, S1 का लिंक T2 से भी है। समझ में आ रहा है बात? मेरा लिंक तुम 100 से है, ठीक है, तो मेरे जो एंटिटी है मेरा T1 उसे 60 मतलब 60 मान के चलते 60 लाइन निकला है, 60 से कनेक्ट हो गया है। मतलब टीचर T1 इज टीचिंग दीज 60 स्टूडेंट। ओके, अब आओ T2 पे। T2 टीचर अगेन टीचिंग दीज 60 स्टूडेंट। T3 टीचर अगेन टीचिंग दीज 60 स्टूडेंट। तो ये 60 स्टूडेंट का लिंक सबसे है, इधर भी मेनी इधर भी मेनी। हम क्या स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं? तो 60 स्टूडेंट को, तो मेनी। और स्टूडेंट कितने टीचर से पढ़ रहे हैं? तो 5 टीचर से, मतलब मेनी। इधर भी मेनी इधर भी मेनी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सर तो कोई टीचर खाली भी तो रह सकता है ना यहाँ पे? एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाली रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, हम टोटल पार्टिसिपेशन नहीं बात कर सकते हैं कि हम इसमें टोटल पार्टिसिपेट कर दें, हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करे रिलेशन में, आवश्यक नहीं है। तो स्टूडेंट भी खाली रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमेशा एटमोस्ट की बात करते हैं, एटमोस्ट में n की बात करते हैं, और n बराबर 0 हो सकता है, ठीक है, n बराबर 0 हो सकता है, नो कोई इश्यू नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे कॉलेज में कोई टीचर ज्वाइन किए हो, उनको भी कोई क्लास अलॉट ना किया गया हो सकता है? यस और नो बताओ ना। सर हो सकता है सर। हो सकता है, सर हो तो सकता है। वो उनका कोई एसोसिएशन नहीं बनेगा, वैसा उनका कोई एसोसिएशन नहीं बनेगा, तो ऐसा हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। जहां पे जिस एंटिटी के बीच में एकदम मैंडेटरी होगा कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएट में रहेगा ही रहेगा, तो वैसे ही कंडीशन को हम लोग पार्टिसिपेशन बोलते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। वो भी होता है कि हम किसी एंटिटी को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, पूरे सेट में कोई एंटिटी खाली नहीं रहेगा, सब पार्टिसिपेशन में, वो रिलेशन जो होगा उसमें सब पार्टिसिपेट करेगा, उसको टोटल पार्टिसिपेशन करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशनशिप, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो उसको भी बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। गुड। अब ये देखो कैसे, सिर्फ एक सैंपल है, तुम लोग तो पढ़े हो, एकदम सैंपल है। जैसे टीचर हैं और टीचर में हम ऐसा जो इलिप्स बना के हम ये सारा का सारा दिए हुए हैं इनका एट्रीब्यूट, और ये टीच है, ये रिलेशन है, और रिलेशन का भी एट्रीब्यूट हम बना सकते हैं। टीच का भी, ये कौन सा जो टीचर टीच कर रहे हैं तो कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बीसीए पढ़ा रहे हैं, बीएससी पढ़ा रहे हैं, बीबीए पढ़ा रहे हैं, और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे भी हम लोगों ने एट्रीब्यूट दिखाया, रोल नेम और यूएच, ठीक है। नॉर्मली बाय रूल, बाय थ्योरी, हम जो रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन का भी हम एट्रीब्यूट शो करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमको एक्चुअली फाइनली तो हम वही बात बोलेंगे कि यह डायग्राम बना के दीवार पे तो टांगना नहीं है, हमको डेटाबेस बनाना है। प्रैक्टिस के बात बोल रहे हैं कि जब हम इन प्रैक्टिस बात करोगे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एट्रीब्यूट हम रिलेशन के साथ अटैच ना करें, नहीं तो क्या होगा, अब रिलेशन का भी हमको टेबल बनाना पड़ेगा, रिलेशन का भी टेबल बनाना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा संभव है, अगर तुमको कभी ईआर डायग्राम बनाने के लिए आए तो तुम एकदम जरूर से और फ्री हो, तुम रिलेशन पे भी एट्रीब्यूट लगाने के लिए, रिलेशन पे भी एट्रीब्यूट लगाने के लिए फ्री हो, ठीक है। वैसे हम जब डेटाबेस क्रिएट करते थे तो हम मेरा पूरा टीम और जो मेरे सीनियर थे वो भी, उनका ये रहता था कोशिश कि हम लोग रिलेशन पे एट्रीब्यूट न लगाएं, अदरवाइज एट्रीब्यूट आ गया तो आपको टेबल कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बिना टेबल के एट्रीब्यूट का कोई मतलब नहीं बनता है। एक दूसरा देखो, ये दूसरा वाला ईआर डायग्राम है, सैंपल हम दिखाने के लिए लाए हैं। टीचर, टीच स्टूडेंट, और यहाँ पे टी नेम हम बनाए हैं, और टी नेम चूंकि हमारा कंपोजिट है, एफ नेम और एस नेम बाद में उसको बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो नेम है, ये भी कंपोजिट
एट्रीब्यूट है तो एफ नेम और एस नेम में इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ एक और सैंपल है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे तो अभी ये सुधांशु रंजन D2 अभी लॉग इतना लेट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डबल इलिप्सिस लगा दिए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारा मल्टी वैल्यूड है, ये मल्टी वैल्यूड है। और कुछ तो नहीं था इसमें, ये सब तो कंपोजिट हम बात कर ही लिए हम लोग। एम्प्लॉय वर्किंग और डिपार्टमेंट, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया M2 1 में है। इसके बाद एक और है जिसमें हम लोग यहाँ पे मल्टी वैल्यूड दिए हैं और यहाँ पे डिराइव्ड टाइप का दिखाए हैं, यहाँ पे डिराइव्ड दिखाए हैं। यहाँ भी मल्टी वैल्यूड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट होगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डिपार्टमेंट है, सेल्स है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का क्या होता है सर, वो सिंबल सर? किस चीज का? स्ट्रॉन्ग एंटिटी का। स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी हम इसके बारे में बात करेंगे, डबल रेक्टेंगल से उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, जो तुम बात कर रहे थे उसके बारे में, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? ठीक है, यहाँ तक ये तो हम एक या डायग्राम हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेटाबेस में, वो बात करेंगे। देखो वीक एंटिटी का मतलब क्या होता है, समझना बहुत गौर से। हम लोग स्टार्टिंग में बात किए कि अगर एंटिटी सेट में अगर हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे, तो वैसे एंटिटी को हम डेटाबेस में जगह नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि दैट एंटिटी डज नॉट डिजर्व टू बी इन माय डेटाबेस, वो डिजर्व नहीं करता है कि हम डेटाबेस में जगह दें। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ डेटा में हम लोगों ने बात किया था कि जो डेटा तुम क्यूरी करोगे वो तुम्हारे रिलेवेंट होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ डेटा, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम दो एंटिटी के बीच में अगर हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? वो डेटा जो तुम्हारे रिलेवेंट हम तुमको कैसे प्रोवाइड करेंगे? हम डेटाबेस की तरफ से सोचो कि हम अगर डेटाबेस हैं और हम तुमको बोल रहे हैं, हम तुमको प्रॉमिस करते हैं कि तुम जब क्यूरी करोगे तो तुमको जो हम इंफॉर्मेशन देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको आपके रिलेवेंट डेटा मिलेगा। ओके, तुम पूछे कि भाई रंजीत नाम का स्टूडेंट का पूरा डेटा बताइए, तो हम जब रंजीत नाम का डेटा खोजने गए तो हमको 4 रंजीत मिला, 4 रंजीत मिला। तो हम बोले कि भाई चारों रंजीत तो तुमको चाहिए नहीं होगा, तुम किसी एक रंजीत के बारे में 4 हो गए। एज ए डेटाबेस हमको बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि 4 में से कौन दे तुमको। तो हम बोले कि भाई देखिए ये 4 रंजीत है, इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके रिलेवेंट हम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो इस 4 को आप सबसे पहले तो यूनिकली आइडेंटिफिएबल बनाइए, तब आप उसमें रोल नंबर लगाइएगा और उसको यूनिक बनाइएगा, तब हम एज ए डेटाबेस अब हम खुश हो जाएंगे। हाँ चलो ठीक है, रोल नंबर 1 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, अब हमसे कोई पूछेगा तो हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, ठीक है। तो वीक एंटिटी सेट क्या है कि अगर एक ऐसा एंटिटी जिसके पास इनफ एट्रीब्यूट नहीं है कि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, तो उसको बोलेंगे वीक एंटिटी। और चूंकि वीक एंटिटी हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमको उसको किसी न किसी तरह से स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको डेटाबेस में रख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो वीक एंटिटी क्या है? A entity set which does not have the enough attribute to consider the primary key is called weak entity set. प्राइमरी की मतलब समझ रहे हो? ऐसा की जो रिपीट नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, जिसको यूज करके हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। वीक एंटिटी सेट इज शोन बाय द डबल रेक्टेंगल। डबल रेक्टेंगल से हम दिखाएंगे कि भाई ये वीक एंटिटी है। क्यों वीक एंटिटी दिखाते हैं? कि हम ईयर डायग्राम में जो एट्रीब्यूट बनाएंगे, सर रीजन करना। यस, ठीक है। ओके तो वीक एंटिटी हम इसलिए बनाएंगे कि हम जब डेटाबेस कन्वर्ट करें तो डेटाबेस कन्वर्जन के समय हमको याद रहे, हमको पता रहे कि इसमें कुछ लोचा है, इसमें प्रॉब्लम है, ये इसके पास इनफ एट्रीब्यूट नहीं है। तो डेटाबेस कन्वर्जन के समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्शन हमको चाहिए। आसान है कि करना आसान है?
सर नहीं करना आसान है, नहीं करना आसान है, तो क्लास बंद हो जाए, तुमको छुट्टी मिल जाए तो और आसान काम है, ये तो और आसान काम है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हम वो ऐसा नहीं बोल रहे सर कि क्लास बंद ही हो जाए, है कुछ दिन के लिए हम तुम बोल रहे चाह हैं रहे सर हो। कभी कभी हम लोग को लीव दे देना चाहिए। नहीं तो ऐसा कुछ अगर तुमको तबीयत खराब है ऐसा कुछ है ना तो तुम लीव ले सकते हो, मत करो क्लास, क्योंकि वीडियो सारा का सारा अपलोडेड है, सारा का सारा अपलोडेड है, तुम बाद में देख सकते हो। अगर मान लो तुमको तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो पूरा टीम का पूरा बैच का क्लास बंद कर दिया जाए, ये उचित नहीं है ना, क्योंकि हमको कोर्स एक नियत समय में खत्म भी करना है। खैर, ये सेकंड वाला टाइम तो बहुत तुम लोग बातचीत में निकाल दिए। ओके, तो हम लोग वीक एंटिटी के बारे में क्या कर रहे थे? For a weak entity set to be meaning enough to be exist in the system, it must be associated with the another entity set called identifying entity set or owner entity set. Weak entity तो हम समझ गए कि weak entity है और weak entity को strong में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन जो एस्टैब्लिश होता है, जो एसोसिएशन होता है, दो एंटिटी में होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, और हम एसोसिएट करेंगे। सपोज करो ये एंटिटी जो है वो उसको हम वीक हम बताएं, कैटेगराइज कर दे कि दिस इज द वीक एंटिटी। ओके, तो वीक एंटिटी किसी स्ट्रांग एंटिटी के साथ जब रिलेशन में रहेगा तो वो रिलेशन भी वीक होगा, उसको डबल लाइन से दिखाएंगे, और वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से दिखा देंगे और डबल लाइन दिखा देंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये वीक एंटिटी है। तो वीक एंटिटी हो जाएगा, और हम जब ER डायग्राम हमको मिलेगा डेटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमको अगर वीक एंटिटी दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई वीक एंटिटी है, ये डेटाबेस में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो हमको इसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जब एक वीक एंटिटी को स्ट्रांग एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो जिस स्ट्रांग एंटिटी के साथ एसोसिएशन में रहेगा, इधर वाला लेफ्ट वाला हमारा स्ट्रांग है, ये वीक है, तो स्ट्रांग एंटिटी के साथ जिस एसोसिएशन में है उस स्ट्रांग एंटिटी के कीज को इस डेटाबेस में जगह देंगे एज ए रेफरेंस। ठीक है, तो तब मेरा ये स्ट्रांग एंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रांग एंटिटी इस पे डिपेंड कर रहा है, ये वीक एंटिटी जिस स्ट्रांग एंटिटी पे, क्लियर करेंगे घबराना मत, ये वीक एंटिटी जिस स्ट्रांग एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट या ओनर एंटिटी सेट। ठीक है, जिसके आधार पे एक वीक एंटिटी को स्ट्रांग कन्वर्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे जो उसको सपोर्ट करता है उसको बोलेंगे आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट या ओनर एंटिटी सेट। द रिलेशनशिप बिटवीन वीक एंटिटी सेट एंड द आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट which must be a strong entity set, ये वाला स्ट्रांग होना ही चाहिए, तभी हम इस वीक को इसके बेसिस पे स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, अगर दोनों वीक होगा तो हम स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे, वैसा ये डायग्राम में हम नहीं दिखाते हैं। ओके, is called identifying relationship or weak relationship which is shown by the double diamond। ठीक है, यहाँ देखो स्ट्रांग एंटिटी सेट कैसे बोलेंगे, द एंटिटी सेट which have enough attribute to consider the primary key। जैसे अगर मान लो तुम्हारा हम दे एंटिटी जिसमें तुम्हारा रोल नंबर भी है, क्लास वाइज में अगर रोल नंबर दे वो रिपीट नहीं होगा, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रोल नंबर के बेसिस पे। ठीक है, अगर मान लो हम पूरे सर वीक एंटिटी सेट का एग्जांपल, हाँ बता रहे हैं, पहले स्ट्रांग एंटिटी समझो कि जिसमें अगर प्राइमरी की है और हम हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वैसे को बोलेंगे स्ट्रांग एंटिटी। स्ट्रांग एंटिटी, और हमारे डेटाबेस में उसको बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान के साथ उसको जगह दिया जाएगा। ठीक है, वीक एंटिटी क्या बोलेंगे, वीक एंटिटी किसको बोल रहे हैं हम लोग, वीक एंटिटी वो एंटिटी है जिसमें इनफ एट्रीब्यूट नहीं है जिसको हम प्राइमरी की बना सके, इनफ एट्रीब्यूट नहीं है जिसको हम लोग प्राइमरी की बना सकें, तो हम लोग उसको बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। अभी हम एग्जांपल पे आएंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, और एक वीक एंटिटी सेट हैज अ टोटल पार्टिसिपेशन विद द आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट। जब हम वीक एंटिटी को स्ट्रांग एंटिटी के साथ कनेक्ट करते हैं तब यहाँ पे हम बात करते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि हर वीक एंटिटी सेट का एलिमेंट, हर वीक एंटिटी सेट का एलिमेंट स्ट्रांग बनेगा तभी डेटाबेस में आएगा। और स्ट्रांग कैसे बनेगा, स्ट्रांग के साथ कनेक्ट करने पे। तो हम वीक एंटिटी सेट का कोई एक एंटिटी हम छोड़ नहीं सकते हैं जो स्ट्रांग एंटिटी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, बिकॉज विदाउट कनेक्टिंग टू द स्ट्रांग एंटिटी
इट विल नॉट बी इन द डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे शर्त है कि अगर एक वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ एसोसिएशन में है तो सारा का सारा एंटिटी को स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, तभी वो डिजर्व करेगा डेटाबेस में होने का। ठीक है, समझो इसको एग्जांपल के तौर पे, इसको समझते हैं इसको। ये हमारा लोन है, लोन पेमेंट, लोन अगर हम लेंगे तो लोन पेमेंट करेंगे, और पेमेंट एक टेबल है, पेमेंट एक एंटिटी है पेमेंट। तो हम पेमेंट कैसे रख रहे हैं, देखो तो हम एट्रीब्यूट बनाए पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट और अमाउंट। पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट और अमाउंट, ये पेमेंट हो गया। L1 L2 L3 ये लोन नंबर है। अजय, सुजय और आनंद 50,000, 60,000 और 30,000 इन्होंने लोन ले रखा है। ठीक है, इनको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, और वो जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट नाम के टेबल में जाएगा। ठीक, हम लोग इस टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए हम लोगों ने पेमेंट नंबर लिख दिया है, यहाँ पे पेमेंट नंबर लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि भाई 1 2 3 4 ये यूनिक है, हम हर पेमेंट को पहचान सकते हैं अलग अलग। पेमेंट नंबर 4, पेमेंट नंबर 3 अलग अलग है, हम पहचान सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि इस पेमेंट टेबल पे इस लोन, इस स्ट्रॉन्ग एंटिटी का किसका पेमेंट है ये हमको पता नहीं चल रहा है। किसका पेमेंट है ये हमको पता नहीं चल रहा है। मतलब अगर हम इसका एंटिटी बनाएं, इसका हम बनाएं और पेमेंट का बनाएं, तो L1 किसके साथ एसोसिएट है, L2 किसके साथ एसोसिएट है, L3 किसके साथ एसोसिएटेड है, ये बात पता नहीं चल रहा है। क्लियर है कि नहीं है, बताओ। यस सर। लोन और पेमेंट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। हाँ, तो मतलब इसमें जो पेमेंट हो रहा है वो किसका पेमेंट है, मतलब ये 1 तारीख को, 1 जनवरी को 2000 पेमेंट अजय, सुजय, आनंद किसका था, ये तो पता ही नहीं है, ये हमको नहीं पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका, ये जो हमारा डेटा है, इस डेटा और इस डेटा में अगर हम लिंकेज बनाना चाहें, एसोसिएशन बनाना चाहें, वो मिसिंग है, वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट नंबर जो है ये हमारा कंपोजिट की हो जाएगा, पार्शियल की हो जाएगा, क्योंकि हम इसको तो देख पा रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या तरीका है? इसका ये तरीका है कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है उसका जो अंडरलाइन किए है ना, ये हम की दिखा रहे हैं, की एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ, और ये डैश 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 करके जो अंडरलाइन किए हैं ये पार्शियल की दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्राइमरी की बट अ पार्शियल की। तो अब हमको करना क्या है कि इस डेटाबेस में हमको एक एट्रीब्यूट और जोड़ना है, और वो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो प्राइमरी की इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ जो पेमेंट नंबर था, पेमेंट डेट था, अमाउंट था, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट जोड़ देंगे हम, लोन नंबर। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, जब हम लोन नंबर जोड़ देंगे तो क्या होगा कि हमारा जब लोन नंबर जुड़ जाएगा तो यहाँ मान लो कि सपोज करो कि पहला वाला जो एंट्री था वो अजय का था, तो यहाँ L1 लिखा मिलेगा हमको, है ना। दूसरा वाला जो था वो L2 का था, और तीसरा वाला भी L2 का था, तो L2 मिलेगा। तो दोनों, ये दोनों एंट्री जो है वो सुजय का था, L3 जो था वो आनंद का था, ऐसा हम मान लेंगे। तो हम कहेंगे क्या कि हमारा ये अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गया, अब हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंटिटी कब बनाएंगे? यहाँ तो हम वीक एंटिटी बना के दिखा दिए कि वीक एंटिटी है, ऐसा बात है, और यह बात हो गया। जब हम डेटाबेस कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो हमको जैसे ही दिखेगा डबल रेक्टेंगल, वैसे मेरा माथा ठनकेगा, ओह डबल रेक्टेंगल, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, इसको हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाना बड़ा आसान है, बाकी काम तो ये डायग्राम जो बनाया था वो कर ही दिया। हमको क्या करना है कि अच्छा वीक एंटिटी है, वीक रिलेशन है, देखो ये डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी हमेशा वीक रिलेशन बनाएगा। ये रेक्टेंगल अगर डबल है ये भी डबल होगा, ठीक है, डबल होगा, और डबल डबल में ये डबल लाइन है टोटल पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट यही बात करेंगे। यहाँ तक बात कर लिए, जब हमको पता चला कि वीक है तो कुछ नहीं करना है, बाएं वाला का जो प्राइमरी की है उसको उठा के हाथ लगा देना है, हो गया मेरा काम खत्म। ठीक, अब ये बात करो, क्या जब वीक एंटिटी को स्ट्रांग बना दिए तो हमको यहाँ पे लोन नंबर जोड़ना पड़ा? क्या ऐसा संभव है कि किसी रिकॉर्ड में L1 L2 L3 कुछ हो ही नहीं? संभव है कि नहीं बताओ।
मतलब हमारे पेमेंट डेटाबेस में पेमेंट आया, लेकिन L1 का है, L2 का है, L3 का है, किसी का नहीं है। ऐसा हो सकता है? अरे बोलो ना। सर अभी फिर से बोलिएगा, क्या बोले? कह रहे हैं कि इसमें 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है, तो ये चारों रिकॉर्ड L1, L2, L3 में से किसी का होगा। ठीक है, यस सर। अगर Yes, हम sir. लिखते हैं यस सर। क्या इसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड हो सकता है पेमेंट में जो L1, L2, L3 का ना हो, मतलब किसी एम्प्लॉय का sir. नहीं है, लेकिन पेमेंट में पेमेंट आया हुआ है, लेकिन कोई एम्प्लॉय जमा नहीं किया, ऐसा होगा? सर 1 to 1 में तो आप बताए थे ऐसा हो सकता है। 1 to 1 का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वीक एंटिटी का बात कर रहे हैं, वीक एंटिटी का बात कर रहे हैं। अगर मान लो ऐसा बात करें कि हमारे सिमेज में कोई बच्चा एडमिशन लिया है, हाँ, लेकिन वो BCA का नहीं है, BSc का नहीं है, BBM का नहीं है, BBA का नहीं है, ऐसा होगा? और ना BCom का नहीं है, सर। नहीं होगा। No, sir. नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हर एंटिटी को डिजर्व करने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए लोन के प्राइमरी के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, एसोसिएट होना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रांग होगा। मान लो हम L1 लिख दिए पहले वाला में, तो डेटाबेस बोला कि हाँ ये तो स्ट्रांग हो गया, आ जाओ डेटाबेस में। नीचे वाला में लिखे L2, बोला हाँ ये भी स्ट्रांग है, इसको बुलाओ बुलाओ। L3 नहीं लिखे, 3 नंबर में L3 नहीं है, L3 4 में है, तो 4 को भी ले लिया। 3 वाले को बोला कि बाबू तुम किसके साथ हो, तुम पेमेंट किसके हो, अजय सुजय आनंद किसका हो, है ना? मतलब शादी में कोई आएगा तो पूछेंगे ना कि लड़की वाले की तरफ से कि लड़का वाले की तरफ से, है ना? तो इसे पूछेंगे 3 नंबर वाले को 2000 रुपया 7 तारीख को जो जमा किया है, तुम किसके तरफ से हो भाव? तो बोलेगा हम किसी की तरफ से नहीं, भाग यहाँ से, तुम डेटाबेस में कहाँ से आ गया, तुम तो वीक हो, तुमको तो किसी न किसी के साथ टोटल पार्टिसिपेशन में आना पड़ेगा। तो टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि इसका हर एलिमेंट मस्ट शुड बी एसोसिएटेड विद द एनी वन एलिमेंट ऑफ द स्ट्रांग एंटिटी सेट। ठीक है, एक तरीका और समझो, अगर मार्केट में कोई किताब आया है, तो कोई ना कोई पब्लिशर होगा जो पब्लिश किया होगा, यस और नो? Yes, sir. अगर हम पब्लिशर का डोमेन बनाएं और बुक का डोमेन बनाएं, ठीक है, तो B1 पब्लिशर P1 के साथ अटैच है, ऐसे ऐसे करके है। यहाँ पे एक B4 भी है जो किसी पब्लिशर के साथ अटैच नहीं है, ये संभव है क्या? नो सर। नहीं संभव है। मार्केट में बुक नो आया है, सर, मार्केट में बुक अगर आया है तो किसी न किसी पब्लिशर के द्वारा आया होगा, तो ये पार्टिसिपेशन मस्ट है। ठीक है, यही हम बात कर रहे थे। एक ये देखो, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन का हम बात करते हैं। इन पार्शियल पार्टिसिपेशन नॉट ऑल एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। ये हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन है, जिसमें E2 कोई एसोसिएशन में नहीं है, E4 कोई एसोसिएशन में नहीं है, मतलब ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है। अगर फुल पार्टिसिपेशन की बात करें तो सपोज करो ये जो एम्प्लॉय का डोमेन है और ये हमारा प्रोजेक्ट का डोमेन है, ठीक है, और किसी एम्प्लॉय को मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं। तो E1 को दिया गया P1 और P2 पे, तो एक प्रोजेक्ट पे एक आदमी तो काम करेगा नहीं, पूरा टीम काम करता है। तो P1 और P2 ये E1 दिख रहा है, E2 को दिया गया है P3 प्रोजेक्ट, और E3 को दिया गया है 2 प्रोजेक्ट P4 और P1, और E4 को दिया गया P4। क्या ऐसा संभव है कि हम ऐसा कुछ बोलें कि ये भाई जो E4 है वो एम्प्लॉय को अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है? ये तो चलता है, ये बात चलता है, लेकिन क्या ये संभव है कि P4 प्रोजेक्ट चल रहा हो और उस पर कोई एम्प्लॉय एसोसिएटेड ना हो? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। No, ऐसा sir. नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये टोटल पार्टिसिपेशन है। एम्प्लॉय खाली हो सकता है, बेंच पे एम्प्लॉय होता है जिसको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, बोलते हैं दे आर ऑन द बेंच, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर कोई ना कोई एम्प्लॉय एसोसिएटेड होगा, तो इसी को हम बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, और इसको बोलते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन, जहां पे कि सारे एंटिटी को रिलेशन में होना, एसोसिएशन होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन, जब वीक एंटिटी की बात करेंगे, वीक एंटिटी को स्ट्रांग बनाने की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमको हर
एंटिटी के साथ एक आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक एंटिटी खाली नहीं रह सकता है, बिकॉज उसके आइडेंटिफाइंग और डिपेंडेंट एट्रीब्यूट के नहीं रहने की वजह से वो एंटिटी स्ट्रांग नहीं बनेगा और तब उसको डेटाबेस में जगह नहीं दे पाएंगे। इसी को बोलते हैं कि अगर वीक एंटिटी है, वीक एंटिटी को स्ट्रांग एंटिटी बनाना है तो आइडेंटिफाइंग स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की इसमें स्टोर कर देते हैं। और ये जब इस पर डिपेंड करेगा, इसके प्राइमरी की के साथ हर एलिमेंट को रिलेट होना पड़ेगा, उसी को हम लोग डबल लाइन से दिखाते हैं। ये मस्ट शुड बी टोटल पार्टिसिपेशन।